Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Geographical Eye. Today in this video session we will discuss about weather instruments. हम लोग देखेंगे कौन कौन से वेदर एलिमेंट्स होते हैं और उन एलिमेंट्स को हम लोग कैसे मेज़र करते हैं और लास्ट में हम लोग ये भी देखेंगे कि वेदर फॉरकास्टिंग किन किन मेथड्स को यूज़ करके की जाती है. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेदर इंस्ट्रूमेंट्स. सो फर्स्ट विल डिस्कस अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. वेदर एंड क्लाइमेट हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या होता है वेदर एंड क्लाइमेट. सो हम लोग बहुत बेसिकली बहुत बेसिक डिफरेंस देखते हैं क्या होता है जल्दी से. वेदर इज अ मिक्स ऑफ इवेंट्स दैट हैपन ईच डे इन आवर एटमॉस्फेयर. Even though there is only one atmosphere on the earth, the weather isn't the same all around the world. Weather is different in different parts of the world and changes over minutes, hours, days and weeks. Weather जो होता है वो एक मिक्सअप होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में इवेंट्स हो रहे हैं. धूप निकल रही है, बादल ज़्यादा हैं, बारिश हो रही है, कोहरा है, फॉग है. सो ये सब इवेंट्स को हम लोग वेदर कहते हैं जो कि एक पर्टिकुलर टाइम यानी एक घंटे के हिसाब से या दिन के हिसाब से या हफ्ते के हिसाब से चेंज होता है. अगर आप बोलें, अगर आपसे कोई पूछे आपका आज का वेदर कैसा है तो आप ऐसे बताते हो कि आज धूप निकली है, आज बारिश हुई है. तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं दीज आर एलिमेंट्स ऑफ वेदर. लेकिन क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट इज द सम एवरेज ऑफ ऑल दीज वेदर एलिमेंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. यही जो सनशाइन है, प्रेसिपिटेशन है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, इन सब का एक एवरेज डेटा, ये मीन डेटा होता है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम फॉर अ लॉन्ग टाइम, जैसे कि मान लो 15 से 20 साल और कहीं कहीं 30 साल तक भी हम लोग मानते हैं. एक मतलब ऑब्जर्व करते हैं कि 15-20 साल तक एक जगह पे कैसा वेदर एलिमेंट्स हैं, कैसा वेदर डेटा मिल रहा है, उसी के हिसाब से हम उस एरिया का क्लाइमेट डिसाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल इंडिया में माना जाता है कि अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में ये माना जाता है कि जून जुलाई अगस्त सितंबर के जो महीने हैं इसमें बारिश होती है. और जो विंटर्स होते हैं वो जनरली ड्राई होते हैं. इसलिए जो इसके हिसाब से जो क्लाइमेट हमारा बनता है वो है ट्रॉपिकल मानसून. जो इंडिया का क्लाइमेट है वो है ट्रॉपिकल मानसून. सो अब हम लोग देखेंगे वेदर एलिमेंट्स. वेदर एलिमेंट्स टोटल 6, मतलब हमने 6 लिखे हैं, होते और भी हैं. मेन वेदर एलिमेंट्स यही होते हैं: टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड्स, ह्यूमिडिटी, क्लाउड कवर एंड प्रेसिपिटेशन. हम लोग इनको एक एक करके सारा डिटेल में देखते हैं और इनको कैसे मेज़र करते हैं ये भी देखते हैं. सबसे पहले टेम्परेचर बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं. डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी, वो एक बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, ये हम लोग किससे मेज़र करते हैं? उस बॉडी के टेम्परेचर से. इसको जनरली हम लोग डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में मेज़र करते हैं. और ये जो फार्मूला दिया है F=9/5C+32, ये कन्वर्जन फार्मूला है. अगर आपका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया है तो उसको आप डिग्री सेल्सियस में कर सकते हो, और अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो उसको फ़ारेनहाइट में कर सकते हो. अब टेम्परेचर मेज़र कैसे करते हैं? टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय यूजिंग थर्मामीटर. जो थर्मामीटर हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक थर्मामीटर जो होता है, जो हम लोग बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए यूज़ करते हैं, वो नहीं यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पर. टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है उसको नापने के लिए अलग थर्मामीटर्स आते हैं और उनको हम लोग एक स्टीवेंसन स्क्रीन में रखते हैं. ये जो आप फोटो देख सकते हो ये वाली, ये एक स्टीवेंसन स्क्रीन है. स्टीवेंसन स्क्रीन को हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो थर्मामीटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं दैट रिमेन्स इन शेड. ओके, जो सनशाइन उस पर ना पड़े, धूप ना पड़े. ओके, बिकॉज हम लोग रूम टेम्परेचर देखते हैं. रूम टेम्परेचर देखने के लिए रूम के अंदर सनशाइन तो आ नहीं रही है. ओके, इसलिए स्टीवेंसन स्क्रीन पर हम लोग एक अपना थर्मामीटर रखते हैं फॉर मेजरिंग टेम्परेचर. उसके बाद जो हम लोग बेसिकली थर्मामीटर्स यूज़ करते हैं फॉर वेदर फॉरकास्टिंग या वेदर प्रेडिक्शन, वो है 6 मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर. 6 इसलिए कि एक जनाब थे 6, उन्होंने उसको ईजाद किया था. सो 6 मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर जो है इट रिकॉर्ड्स मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग लास्ट 24 आवर्स. बीते 24 घंटों में एक पर्टिकुलर एरिया का कौन सा मैक्सिमम टेम्परेचर है और क्या मिनिमम टेम्परेचर है, वो ये थर्मामीटर नापता है. किसी एरिया का डेली टेम्परेचर गिव द डायरेक्शनल मतलब डेली बेसिस का टेम्परेचर डेटा ये प्रोवाइड करता है. जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो, ये 6 मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर है. तो इसमें 2 स्केल्स हैं, ठीक है, एक लेफ्ट बल्ब एक राइट बल्ब. तो लेफ्ट बल्ब में देख रहे हो आप मिनिमम टेम्परेचर से -25, -20, -15, -10, -5,
और जो हमारा राइट बल्ब है जहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर है, जैसे कि 35, 40, 30, 25, 10, 15। सो एक साइड मिनिमम टेम्परेचर और एक साइड मैक्सिमम टेम्परेचर। सो ये मिक्स मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मोमीटर होता है। थर्मोग्राफ क्या होता है? थर्मोग्राफ रिकॉर्ड टेम्परेचर कंटिन्यूसली फॉर 24 आवर्स। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जो 24 घंटे लगातार अपने आप टेम्परेचर रिकॉर्ड करता रहता है। एक और डिवाइस होती है टेलीथर्मोमीटर। टेलीथर्मोमीटर जो होता है उसको हम लोग बिल्डिंग के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। सो एयर प्रेशर, सेकेंड हमारा वेदर एलिमेंट है वो एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या होता है? जो हमारा अर्थ है वो एटमॉस्फेयर से सराउंडेड है, और वो जो एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ सरफेस पे जो प्रेशर डालती है उसी को हम लोग एयर प्रेशर बोलते हैं। एयर प्रेशर को हम लोग बैरोमीटर से मेज़र करते हैं। इट इज़ यूज मेजर बाय बैरोमीटर। बैरोमीटर जनरली 3 टाइप्स के होते हैं, मर्कुरी, एनारॉइड एंड फॉर्टिन्स। इनको हम लोग अभी आगे देखते हैं। सो बैरोग्राफ क्या मेज़र करते हैं? जैसे थर्मोग्राफ था वैसे ही इसमें बैरोग्राफ होता है। बैरोग्राफ में यहाँ पर लिखा है बैरोग्राफ इट ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड्स चेंज इन प्रेशर। जो प्रेशर चेंज हो रहा है उसको ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करने के लिए बैरोग्राफ यूज़ करते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है वो मेज़र करने के लिए हम लोग बैरोमीटर यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड प्रेशर जो माना जाता है वो 29.925 इंच और 760 मिलीमीटर और 76 सेंटीमीटर। ये जो स्टैंडर्ड प्रेशर है इसको हम लोग 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस एट 45 डिग्री लैटिट्यूड पे स्टैंडर्डाइज करते हैं। इस पर्टिकुलर प्लेस और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर कंडीशंस पे ये प्रेशर स्टैंडर्ड माना जाता है। ओके, लेकिन इसको हम लोग जनरली स्टैंडर्ड प्रेशर जो मानते हैं, हर केमिस्ट्री में भी ये यूज़ करते हैं, जोग्राफी, जियोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और मेट्रोलॉजी सब में हम लोग स्टैंडर्ड प्रेशर 76 सेंटीमीटर ही कंसिडर करते हैं। सो अब अगर हम लोग पहले ये देखते हैं कि 3 टाइप के थर्मोमीटर जो हमने बोले थे, मर्कुरी, एनरॉइड और फॉर्टिन्स। इट्स नॉट एंड्रॉइड, एंड्रॉइड इज डिफरेंट एंड एनरॉइड इज डिफरेंट। इट इज़ एनरॉइड, ANEROID। एंड्रॉइड फ़ोन वाला एंड्रॉइड नहीं। सो पहला है हमारा मर्कुरी बैरोमीटर। मर्कुरी बैरोमीटर में हम लोग मर्कुरी यूज़ करते हैं। जब एटमॉस्फेयर जब प्रेशर डालती है इस मर्कुरी पे ऐसे, तो ये जो मर्कुरी कॉलम है, ये जो टेस्ट ट्यूब दिख रहा है, ये राइज करता है या फॉल करता है। जब अगर राइज कर रहा है वो मर्कुरी कॉलम राइज कर रहा है तो मतलब प्रेशर हाई है। ओके, तो कंटिन्यूसली राइजिंग प्रेशर मतलब वो टेम्परेचर, वहाँ का जो वेदर कंडीशंस हैं वो फेयर है, मतलब काम कंडीशंस है, शांति है। लेकिन अगर ये फॉल कर रहा है, अगर ये जो हमारा मर्कुरी कॉलम है जो टेस्ट ट्यूब में है ये फॉल कर रहा है, तो इसका मतलब लो प्रेशर है। इसका मतलब यहाँ पर बैड वेदर या थंडरस्टॉर्म आने वाला है। सो नेक्स्ट इज हमारा एंड्रॉइड बैरोमीटर और फॉर्टिन्स बैरोमीटर। फॉर्टिन्स बैरोमीटर ये है हमारा जो लंबा वाला दिख रहे हैं आप लोग, दिस इज द फॉर्टिन्स बैरोमीटर। फॉर्टिन्स बैरोमीटर इट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट बैरोमीटर। इससे ज़्यादा एक्यूरेट बैरोमीटर कोई नहीं होता, और इसको जनरली हम लोग लेबॉर्ट्रीज़ में या मेट्रोलॉजिकल स्टेशंस पे या ऑब्जर्वेशन स्टेशंस पे यूज़ करते हैं। ओके, ये सबसे एक्यूरेट हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू बताता है। थर्ड इज एंड्रॉइड बैरोमीटर, जो आप सर्कल वाला देख रहे हो दैट इज एंड्रॉइड बैरोमीटर। एंड्रॉइड बैरोमीटर का एक खासियत ये होता है, इसमें थोड़ा बहुत एरर का पॉसिबिलिटी होता है, लेकिन इसके साथ सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये पोर्टेबल होता है। इसको आप जेब में रख करके, बैग में रख करके कहीं भी लेके जा सकते हो, कहीं भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप मेज़र कर सकते हो। ओके, सो ये 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर सकते हैं। पहला मर्कुरी बैरोमीटर, सेकंड एनरॉइड एंड थर्ड इज फॉर्टिन्स बैरोमीटर। विंड, विंड कोई भी मूविंग एयर, जो एयर मूव कर रही है उसको हम लोग विंड कहते हैं। विंड को हम लोग 2 चीज़ों से मेज़र करते हैं। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स आप लोग ने देखे होंगे, हो सकता है बहुत सारे जगह पे लगे होते हैं ये इंस्ट्रूमेंट दोनों। पहला है एनिमोमीटर। एनिमोमीटर जो होता है दैट मेजर्स द विंड वेलोसिटी, और विंड वेन इट मेजर्स द विंड डायरेक्शन। जो पहला वाला फिगर देख रहे हैं आप लोग, दिस इज द एनिमोमीटर। इसमें कप्स लगे होते हैं, और जब हवा चलती है तो ये जो कप्स हैं, चारों कप्स ये गोल गोल घूमते हैं। इनसे ये कितने घूम रहे हैं, इनसे रोटेशन की काउंट होती है, और उसी हिसाब से कितने टाइम पे कितने रोटेशन कर रहे हैं उस हिसाब से विंड की डायरेक्शन, उस टाइम विंड की स्पीड या वेलोसिटी मेज़र करते हैं। पहले होता था कि आप बैठ के नाप रहे हो, लेकिन अब सब ऑटोमेटिक होता है। अब डायरेक्टली इसमें नीचे LED स्क्रीन लगी होती है,
यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली चिप्स लगे होते हैं, वो ऑटोमेटिकली नापता है और उसे बता देता है कि विंड की स्पीड कितनी है। नेक्स्ट इज़ विंड वेन। विंड वेन ये तो बहुत ही कॉमन इंस्ट्रूमेंट है, इसको आपने एकदम घर में भी बनाया होगा, क्योंकि कप से, जो थर्माकोल ग्लास होते हैं, थर्माकोल कप्स होते हैं, उनसे भी ये बन जाता है बहुत आसानी से। होता क्या है बेसिकली इसमें कि एक एरो होता है और ये एकदम रोटेटेबल होता है, रोटेट करता है अपनी अपनी जगह पे, फिक्स्ड पॉइंट पे। तो ये एरो जिस तरफ मूव करता है, जिस तरफ इसका एरो का ये जो एरो होता है, इस तरफ इसकी नोक होती है, उस तरफ विंड का डायरेक्शन हम लोग मानते हैं। ओके, और नीचे डायरेक्शंस भी लगे होते हैं, तो एरो किस तरफ दिख रहा है उस तरफ हम लोग देख लेते हैं कौन सा डायरेक्शन है। सो ये विंड वेन और ये एनोमीटर, इन दोनों से हम लोग विंड का मेजरमेंट करते हैं। एनोमीटर से विंड वेलोसिटी और विंड डायरेक्शन विंड वेन से। उसके बाद बिफोर्ड स्केल बहुत ही इंपॉर्टेंट स्केल है, जो कि एक ब्रिटिश एडमायरल थे ब्रिटिश नेवी में, जिनका नाम फ्रांसिस बियरफोर्ड था। इन्होंने 1805 यानी कि 1805 में बियरफोर्ड स्केल को इन्वेंट किया था। ये स्केल एक यूनिवर्सल स्केल है दैट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग विंड फोर्स। जो विंड फोर्स है, विंड किस स्पीड से मेजर कर चल रही है और उस विंड का इम्पैक्ट क्या होगा, उसको बिफोर्ड स्केल से मेजर करते हैं। अब ये बिफोर्ड स्केल पूरी बनी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं कि विंड स्पीड अगर लेस देन 1 है तो काम है, 8 से 12 है तो जेंटल ब्रीज है, नीचे देखोगे 73 से ज़्यादा है विंड स्पीड माइल्स पर आवर तो वो हरिकेन है। सो ये टोटल यूनिवर्सल है, हर कंट्री में हर जगह इसी को हम लोगों ने स्टैंडर्ड स्केल माना हुआ है विंड वेलोसिटी मेजर करने के लिए। ह्यूमिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर या अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, कितना पानी है, कितनी आर्द्रता है एटमॉस्फेयर में, कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को 3 तरह से मेजर करते हैं, एक एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड स्पेसिफिक। इन तीनों की डेफिनेशन अभी हम लोग पढ़ेंगे। और जो डिवाइसेस हम लोग यूज़ करते हैं ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए, वो 3 डिवाइसेस हैं, मेन डिवाइसेस, जिसमें हाइग्रोमीटर, साइक्रोमीटर और वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर। ओके, सो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है? द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक किसी पर्टिकुलर टाइम पे एटमॉस्फेयर में कितना एब्सोल्यूट कितना ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, एक्चुअल अमाउंट, उसको हम लोग एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। वेयर एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो होती है कि अभी कितना प्रेजेंट है उस एयर में और कितना वो होल्ड कर सकती है। मतलब अगर अभी उसको उस एयर में 20, मान लो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है 20 और वो होल्ड कर सकती है 100। ओके, सो उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी? 20/100 इंटू 100, यानी कि ये जो फॉर्मूला दिया है यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाला, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मतलब अभी कितनी है यानी कि 20, कितना होल्ड कर सकती है 100 इंटू 100, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी? 20%। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हमेशा परसेंटेज के टर्म्स में हम लोग मेजर करते हैं। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी समझ में आ गया होगा कि कितना है और कितना कर सकती है होल्ड। थर्ड इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी स्टैंड्स फॉर वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वेट ऑफ मॉइस्चर। एक पर यूनिट वेट ऑफ मॉइस्चर मतलब जिसमें नमी हो, जिसमें वाटर वेपर हो, उस मॉइस्ट एयर में पर यूनिट वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है, उसी को हम लोग स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम्स ऑफ एयर, ये इसका यूनिट होता है। अब हम लोग देखते हैं वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मामीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है और इसकी वर्किंग आप बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ी सी टिपिकल है, समझ में नहीं आती है लोगों को। सो वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मामीटर में होता क्या है? 2 थर्मामीटर्स होते हैं। 2 थर्मामीटर्स कौन से? एक वेट बल्ब और एक ड्राई बल्ब। अच्छा, बल्ब क्या होता है? आपने जो थर्मामीटर देखा होगा, सभी ने देखा होगा, थर्मामीटर के जो नीचे जो सिल्वर कलर का पोर्शन होता है, जिसको हम लोग अपने माउथ में रखते हैं फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर, उसको हम लोग बल्ब कहते हैं। तो अगर वेट है तो वेट बल्ब, ड्राई है तो ड्राई बल्ब। सो 2 थर्मामीटर्स होते हैं, एक वेट बल्ब और एक ड्राई बल्ब। जो ड्राई बल्ब होता है वो ओपनली रखा होता है, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो, ये ड्राई बल्ब है, ये ओपनली रखा है। लेकिन जो वेट बल्ब है वो पानी के अंदर सोक्ड रहता है। जो वेट बल्ब होता है उसको हम लोग एक कपड़े से लपेट देते हैं, यूजुअली मसलिन का कपड़ा या कॉटन भी यूज़ करते हैं कभी कभी। हम लोग उससे रैप करके फिर उसको हम लोग पानी में डिप करके रखते हैं ताकि वो परमानेंटली हमेशा
वो भीगा रहे, वेट रहे। सो बेसिकली होता क्या है, द ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज बेसिकली द टेम्परेचर ऑफ द एयर। जो ड्राई बल्ब का टेम्परेचर होता है, मतलब जो ओपन है ये वाला ड्राई बल्ब है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ द एयर होता है, कि उस एयर का टेम्परेचर क्या है। बट द बट वेट बल्ब थर्मामीटर, जो वेट बल्ब थर्मामीटर का टेम्परेचर होता है वो इवेपोरेशन से इफेक्ट होता है। बिकॉज जब बल्ब में क्या है, पानी लपटा हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर इवेपोरेशन एक्टिव रहता है, तो उसकी वजह से रीडिंग भी डिफर करती है। आगे देखते हैं। इवेपोरेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ओके, एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो विच मीन्स इज इट एब्जॉर्ब्स हीट। एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब इट एब्जॉर्ब्स हीट। सो वेट बल्ब टेम्परेचर इज लोअर देन ड्राई बल्ब टेम्परेचर और द सेम। ओके, जो वेट बल्ब का टेम्परेचर होगा वो हमेशा ड्राई बल्ब से कम होगा या इक्वल होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता। सो ये इसका कंस्ट्रक्शन है और इसका बेसिक फंक्शन होता क्या है कि ड्राई बल्ब जो होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर मेज़र करता है, और जो वेट बल्ब होता है उसका टेम्परेचर इवेपोरेशन या ह्यूमिडिटी डिफाइन करती है। अब वेट बल्ब क्या होता है, जब वेट बल्ब ड्राई एयर टचेस द बल्ब, जब ड्राई एयर बल्ब को टच करती है वेट बल्ब में, मतलब जो बल्ब गीला है उसको जब ड्राई एयर टच करती है तो वो जो उस ड्राई एयर की एनर्जी है वो इवेपोरेशन में यूज़ हो जाती है। ओके, सो उसकी वजह से टेम्परेचर क्या होता है, लोअर हो जाता है। किसमें, वेट बल्ब में। ऑब्वियसली बात है, जब आपके पास एक एनर्जी सोर्स है, उस एनर्जी को आप किसी दूसरे काम में यूज़ कर ले रहे हो, मतलब ड्राई एयर की जो एनर्जी है वो आप इवेपोरेशन में यूज़ कर ले रहे हो, तो उसका एनर्जी वैसे ही कम हो जाएगी, तो टेम्परेचर लोअर हो जाएगा। सिमिलरली ड्राई बल्ब में क्या होता है, वो अनकवर्ड रहता है, तो उसकी रीडिंग वाटर वेपर डिटरमाइन नहीं करता है। ओके, सो अगर अब एयर ड्राई है, ओके, अगर एयर ड्राई है तो इवेपोरेशन होगा तो टेम्परेचर लोअर हो जाएगा, और एयर अगर वेट है तो इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। सो अगर ड्राई द एयर है, एयर इज ड्रायर, इफ द ड्रायर द एयर द ग्रेटर विल बी द रीडिंग्स ऑफ बोथ द थर्मोमीटर्स। अगर एयर शुष्क है, ड्राई है, तो उसकी वजह से जो रीडिंग्स होंगी दोनों की वो ज़्यादा होंगी। ऑन द अदर हैंड, जब एयर वेट है, यानी कि एयर में नमी है, वेट है, ह्यूमिड है, तो उसका जो डिफरेंस होगा दोनों बल्ब्स का, वेट और ड्राई बल्ब का, उनका डिफरेंस कम होगा। अब इन थर्मामीटर्स को हम लोग अगर टेक्निकली अच्छे से अरेंज कर दें, an arrangement of these two thermometers that is used to measure relative humidity and dew point is known as sling psychrometer. ओके, अगर इन दोनों थर्मामीटर्स को हम लोग एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में, मतलब ईजी टू कैरी फॉर्म में अरेंज कर दें, तो उसको हम लोग स्लिंग साइक्रोमीटर बोलते हैं, और इसको हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी और ड्यू पॉइंट दोनों को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। ये जो आप फिगर देख रहे हो, दैट इज़ द फिगर ऑफ स्लिंग साइक्रोमीटर। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, पोर्टेबल होता है, इसको आप आसानी से ले जा सकते हो। उसके बाद एक और डिवाइस होता है हाइग्रोथर्मोग्राफ। हाइग्रोथर्मोग्राफ एक ऐसा डिवाइस है जो कि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों को एक साथ मेज़र करता है। प्रेसिपिटेशन मतलब जब वाटर इवेपोरेट होके अर्थ जाता है, क्लाउड्स बनते हैं, फिर वो वापस कंडेंस होके नीचे गिरते हैं अर्थ पे, अर्थ की सरफेस से वो जो वाटर ऊपर गया है वो वापस से नीचे अर्थ के ऊपर गिरता है, जो एक वाटर साइकिल बनाती है। अब ये जो पानी गिर रहा है ऊपर से, ये बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स में गिरता है। फॉर एग्जांपल रेन, स्नो, फॉग, हेज, फ्रॉस्ट, हेल, ड्रिजल और स्लीट। तो ये बेसिक फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है जो होते हैं। अब ये तीन बेसिक टर्म्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो वन वर्ड वाले एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंसेस या कॉलेज के एमसीक्यूज, उसमें ये बहुत पूछा जाता है, और वाइवा में तो बहुत पूछा जाता है कि स्मोग क्या होता है। तो स्मोग इज़ अ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग। फिर स्मेज क्या होता है, स्मेज इज़ द मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड हेज। देन राइम इज़ द मिक्सचर ऑफ फ्रॉस्ट एंड फॉग। सो इसको आप याद कर लो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू। अब प्रेसिपिटेशन मेज़र करने के लिए जो रेनफॉल है, रेनफॉल मेज़र करने के लिए हम लोग रेन गॉज यूज़ करते हैं। रेन गॉज ये बहुत ही एडवांस्ड रेन गॉज है। जो पहले रेन गॉज आते थे उसमें क्या करते थे, एक सिलेंडर टाइप का होता था, उसमें फ़नल रखी होती थी। फ़नल मतलब, फ़नल तो आप जानते होंगे, फ़नल रखते थे और उसके ऊपर पानी गिरता था। अब उस फ़नल से पानी धीरे धीरे उस बीकर में या उस सिलेंडर में डिपॉजिट होता था, और उस सिलेंडर पे स्केल बनी होती है। सो उससे कितना वो डिपॉजिट हुआ है वो मेज़र कर लेते हैं।
तो रेनफॉल हमेशा सेंटीमीटर, मिलीमीटर या इंचेस में मेज़र करते हैं। क्यों मेज़र करते हैं? बिकॉज हम लोग देखते हैं कि कितना सेंटीमीटर, कितना इंच रेनफॉल गिरी, रेनफॉल की बारिश हुई। इसमें इस फिगर में आप देख रहे हो ये जो रेन गॉज है ये थोड़ा सा एडवांस है, इसमें फनल अटैच्ड है पहले से। इसमें इन्होंने क्या किया, फनल शेप्ड का ही है एक्चुअली। ये पानी ऊपर से गिरता है और यहाँ पर कलेक्ट होता है, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये स्केल बनी हुई है, स्केल बनी हुई है। अब स्केल बनी हुई है तो इसमें हम लोग देख सकते हैं बाद में कि कितना पानी गिरा है, तो इससे हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि बारिश इतनी हुई है। सो सेकेंड इज स्नो गॉज। स्नो को मेज़र करने के लिए कितना स्नो गिरा है वो भी स्नो गॉज यूज़ करते हैं। स्नो भी हम लोग सेंटीमीटर या मिलीमीटर या इंच में ही मेज़र करते हैं। दिस इज़ अ फिगर ऑफ अ स्नो गॉज। अब फॉग को हम लोग एक्चुअली मेज़र नहीं करते हैं कि फॉग कितना है, लेकिन हम लोग विजिबिलिटी मेज़र करते हैं कि इस फॉग में या इस स्मॉग में कितनी विजिबिलिटी है, कितना हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो वो जो विजिबिलिटी है उसको हम लोग मेज़र करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं? ट्रांसमिसोमीटर। ओके, अब ये था हमारा उसके बारे में कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। अब वेदर फॉरकास्टिंग क्या होती है? वेदर फॉरकास्टिंग इज़ अ प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर विल बी पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। कि एक पर्टिकुलर टाइम और प्लेस पे, एक पर्टिकुलर जगह पे, जैसे आप लखनऊ रह रहे हो तो लखनऊ पे, या दिल्ली रह रहे हो तो दिल्ली, या पटना रह रहे हो पटना, अलीगढ़ तो अलीगढ़, तो आप एक पर्टिकुलर जगह, एक पर्टिकुलर प्लेस पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे वहाँ के टेम्परेचर कंडीशंस, वहाँ के जो वेदर एलिमेंट्स जितने भी हम लोग डिस्कस किए हैं उनका कैसा बिहेवियर रहेगा। सो इसी को हम लोग वेदर फॉरकास्टिंग करते हैं, जो कि वहाँ की रीजनलाइज मेट्रोलॉजिकल एजेंसीज करती हैं। इंडिया की जो प्रीमियर मेन मेट्रोलॉजिकल एजेंसी है वो है IMD, यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। ओके, लेकिन IMD के बहुत सारे रीजनल सेंटर्स हैं। फॉर एग्जांपल लखनऊ में भी है, हर सिटी में भी एक उनका सेंटर, एक मॉनिटरिंग स्टेशन होता है। सो क्लाइमेटोलॉजिस्ट और मेट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं वो दो बेसिक टाइप ऑफ फोरकास्टिंग करते हैं। पहला है डिटर्मिनिस्टिक, दूसरा है प्रोबेबिलिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक फोरकास्ट predicts a specific event that will occur at a precise location and a place। जो डिटर्मिनिस्टिक फोरकास्टिंग होती है वो एकदम प्रिसाइज होती है कि ये इवेंट इस दिन, इस टाइम, इस जगह पे अकर करेगा। फॉर एग्जांपल साइक्लोन्स, टॉर्नेडोज, इन सब का बहुत ही प्रिसिशन से या डिटर्मिनिस्टिक वो फोरकास्टिंग होती है। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट जो इंडिया में साइक्लोन्स आए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि साइक्लोन अम्फन आया था जो अभी रिसेंट में, तो उसका प्रिसाइज प्रोडिक्शन किया गया कि ये साइक्लोन इतने बजे इस यहाँ से ओरिजिनेट होगा। ओरिजिनेट तो नहीं फोरकास्ट हो पाता है, लेकिन इतने बजे कहाँ पर लैंडफॉल होगा उसको बताया है कि वो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर लैंडफॉल करेगा। सो दिस इज़ डिटर्मिनिस्टिक फोरकास्टिंग, जहाँ पर आप एकदम डिटरमिन्ड है कि ये एकदम एक्यूरेट है। सेकेंड इज़ प्रोबेबिलिस्टिक फोरकास्टिंग। प्रोबेबिलिस्टिक फोरकास्टिंग मतलब कि एक प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी की अंदाज से कि ऐसा फिनोमिनन हो सकता है एक पर्टिकुलर रीजन में। वेदर प्रेडिक्शन सजेस्ट द प्रोस्पेक्ट ऑफ वेदर इवेंट्स दैट मे अगर इन अ सर्टन रीजन। फॉर एग्जांपल कि नॉर्थ इंडिया में स्टॉर्म आ सकता है, नॉर्थ इंडिया में हेल स्टॉर्म आने की संभावना है, तो दिस इज़ द प्रोबेबिलिस्टिक फोरकास्टिंग। यहाँ पर आप एकदम एक्यूरेट डिसीजन नहीं बता सकते, बिकॉज अभी भी कुछ भी वेदर एलिमेंट्स वहाँ पर एक्टिव हो सकते हैं और उसकी वजह से वो चेंज हो सकता है। ये था टोटल अबाउट वेदर इंस्ट्रूमेंट्स और फोरकास्टिंग। पूरे वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद। ऑल्सो कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखी है। थैंक यू।